Hi Madhuri, good morning. How are you? Congratulations, welcome to Edita. Come. Hello. Hi, hello, sir. Please meet Miss Madhuri. She has Hello. cleared Hi, RBA ma'am. Grade B 2023 and a heartiest congratulations to Thank you so Madhuri. much, ma'am. So Thank team, you, let's sir. have a big round of applause. And this is content team. यहाँ पर कुछ Hello, sir. फेसेस फैमिलियर हैं। नमस्ते. और टू. अरे आपकी वजह से आई वुड से कि मेरा क्वांट और रीजनिंग निकला होगा अभी तक. शुरू से लेकर एंड तक आई हैव बीन डूइंग दिस ओनली. थैंक यू सो मच एवरीवन. थोड़ी सी मैंने इनसे परसों वैसे बात करी थी गेट टू नो सेशन में, तो लाइक शी इज़ एन आईटी दिल्ली ग्रेजुएट वैसे, पर लाइक मतलब इनकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. मतलब शी जॉइंड एन एमएनसी जो कैंपस प्लेसमेंट से इनको ज्वाइन की थी, काफ़ी बड़ी एमएनसी है. तो इन्होंने वो रिज़ाइन कर दी जॉब, वो तो बता दूँ ना मतलब. यस सर. तो इन्होंने वो जॉब रिज़ाइन करके बिना घर बताए कि मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, इन्होंने अपने रूम में बैठ के तैयारी करी आरबीआई की. घर पे क्यों नहीं बताया कि यार एक अनड्यू प्रेशर नहीं होता कि अब क्या करोगे, कि वो चीज़ें मुझे सुननी ही नहीं है. मुझे सिर्फ अपना 12-13 घंटे रोज़ पढ़ना है. एंड शी हैड डिसाइडेड कि 2023 मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, चाहे क्लियर हो चाहे ना हो. एंड देन शी क्रैक दिस एग्जाम. जबकि अटैम्प्ट इनके 2-3 लगे, लेकिन 2023 इनके मन में पहले से था कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटैम्प्ट, इसके बाद देखना ही नहीं है. तो जो कड़ी मेहनत जिसको बोलते हैं ना कि एक अटैम्प्ट में झोंक देना अपने आप को, वो इन्होंने अपने आप को उस अटैम्प्ट में झोंका है बहुत ज़्यादा. तो उनकी जर्नी सुन के मतलब मुझे भी काफ़ी गूज़बम्प्स आए कि मतलब हाउ कैन वन बी सो मोटिवेटेड कि कुछ नहीं करना, कहीं नहीं कुछ जाना, कोई इवेंट्स पे नहीं जाना, फ्लैटमेट्स को मना कर देना कि भाई मेरे कमरे में घुसना ही नहीं है. सफाई करवाते थे ना कि कमरे की सफाई काम वाली करवाते को अलाउड था एंट्री, तो मतलब सिर्फ उसको एंट्री अलाउड थी, बाकी सब बंद था कि भाई कुछ नहीं करवाना. और 12-13 घंटे मतलब कम से कम इन्होंने पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम करा किया. नाइस. I think she is inspiration to people around us. हाँ, बहुत ज़्यादा. Everyone here is working hard to see this moment. जी. So we are super excited to hear you. वैसे तो सर ने बता ही दिया है काफी कुछ. नहीं, बहुत बहुत कुछ है इनके बारे में. मैंने वो 2-3 पेज भरे हुए हैं कॉपी के मतलब तो उसको सक्सेस स्टोरी बताएंगे. काफ़ी Yeah. अच्छी है स्टोरी इनकी. Could you please summarize your success journey here? Yes. ओके. सो 2019 में मैंने स्टार्ट किया था एडुटेप के बारे में और आरबीआई के बारे में. आरबीआई के बारे में बेसिकली मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए मैंने रिसर्च किया. और जब मैं लास्ट फाइनल अपने सेमेस्टर में थी तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि यू कैन गो टुवर्ड्स आरबीआई अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि मैंने सम ऑफ द कोर्सेज इकोनॉमिक्स पे किए थे. तो स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले साइड में था. तो वहाँ से मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि अगर मुझे आरबीआई करनी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह किस टाइप के होते हैं. मैंने सोचा था कि मुझे भी शायद बैठने को मिलेगा, टीचर्स पढ़ाएंगे, पर ऐसा मैंने शुरू में ही पता चल गया कि ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो बहुत कम होगी. तो उसके हिसाब से जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो भी ऐसे ही होंगे. तो मैंने कोचिंग अपनी लास्ट सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर दी थी 2019 में. पर मेरा मोटिवेशन आरबीआई के लिए इतना नहीं था. ऐसा था कि घर वालों की तरफ से थोड़ा ये था कि गवर्नमेंट जॉब वुड बी बेस्ट ऑप्शन. तो मेरा साथ साथ में अपना भी चलता रहा कि मैं एमएनसी ज्वाइन करनी है, एक बार के लिए कॉर्पोरेट सेटअप देखना है. जैसे आप सब लोग बैठे हो, मेरा भी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही सेटअप था वहाँ पे. तो मैंने अपने कॉलेज के बाद एमएनसी ज्वाइन कर ली. उसके वहाँ पे मैंने साथ साथ में अपनी कोचिंग से मैं पढ़ती रही. और ईच ईयर कुछ ना कुछ मैंने कुछ गलतियाँ की. हर साल मैंने देखा कि क्या गलत था क्या नहीं. हर बार कुछ चेंजेस कर करके आई हैव बिन रीच टू 2023, जब तक मुझे ऐसे लगा कि अब मैं और नहीं कर सकती. मतलब बीच में यही होता था, जब एग्जाम पास में आ जाते थे उसके 1-2 महीने पहले, उसके 1-2 महीने बाद तक मैं कहीं नहीं जाती थी. पूरा फोकस वहीं पे, ना घर वालों से इतनी बात हो पा रही थी ना दोस्तों से. तो 2023 में मैंने तब, जैसे सर ने बताया, मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए इसके बाद कि मैं ये सोचूं कि ये मैंने क्यों नहीं किया.
मैं ये नहीं सोची थी फिर कि एग्जाम क्या करने वाला है। वहां पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सरप्राइजेस होंगे ही पक्का, चाहे मैंने 3 अटेम्प्ट पहले दे चुकी हूँ, मैं 2019 से दे रही हूँ क्योंकि, तो वो सरप्राइजेस मैंने साइड में रख के मैंने सोच लिया था कि मैं अपना सब कुछ दूंगी, जो मुझे पता है, जो मैं कर सकती हूँ, जितने भी मैं मॉक्स लगा सकती हूँ। मेनली मेरा फोकस उसके ऊपर ही रहा क्योंकि मैंने पढ़ाई तो शुरू में कर ही ली थी मॉक्स के लिए, और हर स्टेज पे मेरा यही था कि फेज 1 पे भी 100% देना है, फेज 2 पे भी शुरू से शुरू करना है कि ये वाला स्टेज कभी नहीं आएगा। अगर एक बार पहले क्लियर कर भी रखा है, वो कर भी रखा है या नहीं, उसके लिए भी। और थैंक यू सो मच सर, मैं इंटरव्यू के लिए मैंने आपकी काफ़ी वीडियोज़ देखी है, वहाँ से मुझे काफ़ी आपकी हेल्प मिली है। तो इंटरव्यू में भी आई हैव, हाँ जी, मे बी मुझे शक्ल याद है, आई डोंट नो द नेम, बट वहाँ से मैंने एडुटेप से भी मैंने काफ़ी हेल्प ली और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी हेल्प ली। सो आई गेस 2023 इज माय लकी ईयर। इनके एक और आपको बस, सॉरी मैं 1 मिनट और लूँगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और मुझे भी याद आई कि इनकी ना मेरे से 2022 में ही बात हुई थी। इन्होंने मुझे परसों रिमाइंड करवाया कि सर मेरी आपसे बात हो रखी है, तो आई कुड नॉट रिकॉल। फिर उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि सर ये मैंने फ़ोन पे कहा था, आई कुड इमीडिएटली रिकॉल। मैं अनुपम स्वीट्स के बाहर था पंचकुला में ना, तो इनका शायद मुझे कॉल दिया, आपका कॉल आया था या मैंने कॉल किया था आपको? मैंने कॉल किया था शायद आपको, मतलब चलो जैसे भी था, तो इन्होंने कहा कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। 2022 अटेम्प्ट की बात है ये। तो मुझे एज्यूम हुआ कि ऑब्वियसली फेज 2 क्लियर हुआ होगा, तभी इंटरव्यू गाइडेंस ले रहे होंगे, तो मैंने कुछ स्टार्ट किया होगा कि ऐसे वैसे वैसे। तो कहते रिजल्ट आ गया सर फेज 2 का। मैं क्या भी, आप इंटरव्यू की तैयारी का पूछ रहे हो मुझसे, तो आपका क्लियर हुआ होगा। कहते अच्छा सर रिजल्ट आ गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि रिजल्ट आ गया है। मेरे दिमाग में बड़ी इमेज डाउन गई एकदम, यार ये कैसा स्टूडेंट है कि जिसको यही नहीं पता कि रिजल्ट फेज 2 का आया है कि नहीं आया। तो दिस इज द चेंज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2022 में ये हाल था, जो कि बहुत अच्छा हाल मैं नहीं कहूँगा कि है। 2023 में कहाँ, मतलब कि जो इन्होंने अभी समराइज किया कि यार कोई भी चीज़ ऐसी छूटनी नहीं चाहिए। 2023 का अटेम्प्ट ऐसा था कि मुड़ के पीछे देखें और रिपेंट फील हो, ऐसा फील हो कि यार ये चीज़ छोटी सी रह गई, या ये और कर लेती, या ये वो कर लेती। तो उन्होंने 2023 को तो ऐसे समझा था कि डू और डाई टाइप्स वाला काम, कि कर लो या मर लो वाला काम। तो इनको मैंने यही कहा जब गेट टू नो सेशन हुआ कि आई थिंक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक सीरियस अटेम्प्ट चाहिए। आप देते रहो चाहे 5 साल, चाहे आप देते रहो 10 साल, वो जब भी एज है तब तक देते रहो। हमारा भी यही हाल था। लेकिन जब एक सीरियस अटेम्प्ट आपके मन में आ गया कि मुझे देना है, आई थिंक वो आपका द बेस्ट अटेम्प्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो फोर्थ हो, चाहे वो थर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आई थिंक चीज़ जीवन में भी जनरली ट्रू है। वैसे मैं स्पिरिचुअल एंगल पे चला जाऊंगा कि ये सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, शायद जीवन में भी बहुत ज़्यादा ट्रू है कि जब आप ठान लो किसी चीज़ को करने का कि यार ये मैंने करना ही करना है, चाहे वो प्रोफेशनली हो पर्सनली हो, देन एक्चुअली एवरीथिंग आप पूरी अपनी एनर्जी, पूरी कायनात की एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए। नहीं तो हम बस ड्रामा ही कर रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, अल्टीमेटली कहीं पहुंचते नहीं है। तो ये चीज़ इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पायरिंग लगी कि इन्होंने जब वो ठाना कि मुझे करना ही करना है, तो उन्होंने कोई भी स्टोन अनटर्न जिसको बोलते हैं नहीं छोड़ा, और रिजल्ट आपके सामने है उससे। एक एस्पिरेंट वैसे वेट करता ना कि ऐसा कोई दिन आए कि हम नहीं, मैंने इतना सब कुछ तो नहीं सोचा था, इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट तो मुझे लगा था, इतना तो मैंने नहीं किया आज मुझे लग रहा है। बड़ा छोटा है। मैं तो ये बोलने लगा था मैं हमको केक बड़ा लिया करो। प्लीज प्लीज काटिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये बैज है जी हमारी तरफ से छोटा सा अचीवर्स का। थैंक यू सो मच। तो दिस यू शुड वियर प्राउडली, एंड दिस इज व्हाट इज इट, ये बुक है, वो बुक, these are some books that we really like, तो ये आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सर। आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं? क्या एक वर्किंग एस्पिरेंट इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे? अगर आप आईआईटी या आईआईएम बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो क्या आपके लिए एग्जामिनेशन क्रैक करना एज कंपेयर टू आईआईटी और आईआईएम वाले बच्चे बहुत मुश्किल है, या आप भी उनको कम्पीट कर सकते हैं?
ऐसे बहुत सारे सवाल आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स के मन में चलते हैं, आई एम श्योर आपके मन में भी चलते हो। इन सब क्वेश्चंस का प्लस बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस माधुरी गुर्जर, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2023 का एग्जामिनेशन क्रैक किया। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जितनी से मेरी बात हुई है तो मुझे इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल लगी। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी इंस्पिरेशन ले इनसे कि कितनी दिक्कतों का सामना करके, कितनी हार्डवर्क करके, मैं कहूँगा लाइक मिडनाइट ऑयल बर्न करके इन्होंने तैयारी करी है और इस साल इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन क्रैक। तो माधुरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू एडिटा। थैंक यू सर। और बहुत 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 हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है? पहला क्वेश्चन ही अच्छा ही हो रहा होगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे आके इतना ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है कि हाँ आई हैव डन समथिंग। अब घर पे तो थोड़ा बहुत कम लग रहा था, घर वाले तो ऐसे करते ही रहते हैं। मम्मी तो हमेशा यही सोचती है कि हाँ यही है हीरो, मेरी हीरो तो यही है, हमेशा यही सोचती है। बट स्टिल जब और लोग भी ये सेम सोचते हैं तो आई गेस अलग फीलिंग आ रही है कि हाँ अभी मैं थोड़ा ऊपर हूँ, जहाँ मैं थी उससे थोड़ा ऊपर हूँ। बहुत ही मेरे ख्याल से यूनिक फीलिंग होती है ना जब हाँ, अपना नाम सर्च करो, रोल नंबर सर्च करो और वो नंबर दिख जाएगा। हाँ तो वो जो मोमेंट रहती है आई थिंक बहुत ज्यादा एक जॉयफुल मोमेंट होती है। हाँ, मेरा तो जॉय विद क्राई था मेरा तो। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ओके फाइनली हो गया। मुझे तब तक भी मैं यही सोच रही थी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट के वेटिंग पे ही कि मैं रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, पर मैं ये नहीं करूँगी कि मैं फिर से स्टार्ट करूँ। और मेरा मोटिवेशन बिल्कुल कम नहीं है कि मैं फिर से स्टार्ट नहीं कर सकती, या फिर वो इतना ही था कि ये नहीं मिला तो मेरा बैकअप ऑप्शन कुछ था ही नहीं कभी। मेरा बैकअप ऑप्शन यही था कि यही करना है, कुछ बैकअप ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे कुछ लगा ही नहीं कि ये नहीं तो फिर क्या कुछ, ये आई गेस यही मेरा इंस्पिरेशन था हर बार कि दिस इज द बेस्ट थिंग। तो माधुरी के बारे में मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उनके बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये राजस्थान से बिलोंग करती है, जयपुर से, बीकानेर से सॉरी। इन्होंने 2019 में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। तो यहीं पर आपके दिमाग में सवाल खड़ा होगा, अरे यार इनके लिए तो बहुत ईजी हो। यस आता है दिमाग में, अरे आया मैं अहमदाबाद के, इनके लिए तो बहुत ईजी है। अरे आईआईटी दिल्ली का बंदा यार बंदी है, इसका तो बहुत ईजी हो। पर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इन्होंने 4th अटेम्प्ट में अपना आरबीआई ग्रेड भी क्लियर किए। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, थर्ड में नहीं, 4th अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन का क्लियर हुआ है। इन्होंने 2019 में ही जब ग्रेजुएशन करी थी वहीं से एग्जाम देना चालू कर दिया था और 2023 में जाके इनको सफलता मिली। तो माधुरी, सबसे पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप बीटेक कर रहे थे तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बीटेक कर रहे हो, टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ पर एमएनसीज भी आती हैं, प्लेसमेंट ऑब्वियसली मानी गई है, आईआईटीज के तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे आरबीआई करना है, या मुझे प्लेसमेंट में, मतलब प्लेसमेंट नहीं या एमएनसी नहीं, कंपनी नहीं, मुझे आरबीआई में जाना है, ये दिमाग में कहाँ से आया? एक चीज़ तो थी कि कॉर्पोरेट लाइफ एक बार देखनी है, एंजॉय करनी है वहाँ पे कैसे होता है। बट साइड बाय साइड फैमिली से थोड़ा बहुत ये था कि गवर्नमेंट जॉब वुड बी द सिक्योरेस्ट, तुम ट्राई कर सकती हो। ऐसे वो नहीं था, बाउंडेशंस नहीं थी कि तुम्हें यही करना है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और यही स्पेसिफिकली करनी है। पर ऐसे था कि एट द एंड तुम्हें इस साइड ही आना है। तो ये हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना कि मुझे एट द एंड हमेशा इसी साइड में आना है और यही बेस्ट है। क्योंकि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है पहले की? गवर्नमेंट जॉब में है भी एक दो जने, और जो मेरी फैमिली अभी फादर और हम जॉइंट फैमिली है, तो मेरे भैया चाचा सब लोग बिजनेस है, तो दे डू बिजनेस। उन्होंने कभी जॉब नहीं की, बट स्टिल दे नो और दे बिलीव कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट, और लड़कियों के लिए वो और भी ज़्यादा सेफ है वहाँ पे। तो इसके टुवर्ड्स थोड़ा इंक्लिनेशन था। इसकी वजह से मैंने मैं सोर्सेज देखने लगी कि मेरा इंटरेस्ट किस साइड में है, क्योंकि मुझे ये पता था मैं वही जॉब कर पाऊंगी जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। तो बीटेक के टाइम्स में ही ह्यूमैनिटीज़ में कुछ कोर्सेज लेने होते थे हमें, एक्स्ट्रा कोर्सेज। तो वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स के 1-2 कोर्सेज पढ़ने शुरू किए। तो जब मैंने 1-2 कोर्सेज लिए तो मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होता गया, और मैं वहाँ पे टीचर्स से पूछती गई कि आगे मुझे और इकोनॉमिक्स के और कोर्सेज करने हैं, माइनर डिग्री अगर हो सकती है तो। फिर वहीं से मेरा थोड़ा क्लिक हुआ कि क्या मैं सर से पूछूं, क्या ऐसा भी कोई ऐसी कोचिंग या ऐसे कोई जॉब है जहाँ पे मुझे इकोनॉमिक्स ही पढ़नी पड़े या इसकी इम्प्लीकेशन ही वहाँ पे आए। तो वहीं से मेरे टीचर्स ने मुझे बताया
कि आरबीआई एक ऐसी टाइप की जॉब है जो कि तुम्हारे लिए रेपुटेशन वाइज भी अच्छी होगी और वहाँ पे यू कैन अप्लाई और वहाँ पे इकोनॉमिक्स का इम्प्लीकेशन होगा, एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन होगा, तो वहाँ से मुझे पता चला। मेरे ख्याल से पहले जो आपके गुरु हुए वो तो वो सर हुए हाँ, जिन्होंने आपको गाइड किया, वो क्योंकि ये बहुत फॉर्चुनेट रहा आपके साथ, क्योंकि आरबीआई, नाबार्ड, सेबिया और रेगुलेटरी बॉडीज की जो जॉब्स है उनके बारे में समहाउ बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, हाँ, मास ऑडियंस True. में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं सही। तो मन में उनको थैंक यू बोल रहा हूँ जो आपके साथ थे, कि जिन्होंने आपको बिल्कुल सही रास्ते पे डाल दिया। नहीं तो क्या जनरली क्या होता है कि एसबीआई पीओ या फिर एसएससी सीजीएल इन एग्जाम्स के बारे में सबको पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब एग्जाम्स है, उनके बारे हाँ, में हाँ, मास अवेयरनेस है समहाउ, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो उन्होंने आपको बिल्कुल सही रास्ते पे एकदम डाला कि आरबीआई का पेपर करो, और आपने पकड़ भी लिया रास्ता वो, तो वो बहुत सही रहा। नाइस। ये एक चीज़ मुझे भी होती थी बचपन में, जब मैं 12th के बाद 12th तक भी, जैसे 10th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मेरे फैमिली में दे आर सुपर कूल गाइज और उनके माइंड भी अच्छे हैं, तो वो बिजनेस के अंदर अपना सारा इनपुट कर रहे हैं, पर मम्मी लोग जो है वो सब हाउसवाइफ वगैरह है, तो ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो कि कभी मुझे गाइड कर सके कि तुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तेरा इंटरेस्ट कौन सा है जहाँ पे जाए। और इफ़ आफ्टर 12th मुझे लगा अगर ये कॉलेज नहीं मिली, अगर आईआईटी नहीं मिला, तो जो भी मिलेगा उसके बाद मुझे क्या जॉब करनी चाहिए, इसकी गाइडेंस कभी भी कहीं से भी नहीं थी। तो मुझे हमेशा थोड़ा ऐसे रहता था दूसरों के, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देख के, कि ये तो हमेशा इनकी गाइड करते हैं, इनको हमेशा बोलता है कि तूने 10th में ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पे ये हो गया था कि वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था, तो क्या ग्रेडिंग सिस्टम पे एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर तुम्हें बोर्ड वाला 10th ही देना चाहिए। तो सबके घर से भी ये आ रहे थे, मेरे घर से कभी कुछ फाउंडेशन नहीं था, ये था कि तुझे जो सही लगता है वो करो। तो मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत और मुझे क्या करना है क्या नहीं। बट मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ऐसे ऐसे एंजल्स होते हैं आई गेस हर स्टेज पे, कि कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है और सही स्टेज पे जाते हैं। बहुत सही। तो इन्होंने जैसे आपने बताया कि आपने इकोनॉमिक्स के कुछ सब्जेक्ट लिए है ना, कि आपको बीटेक के साथ कुछ चूज करने होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो आपने वो करना स्टार्ट किया और आरबीआई किया, आपने सर ने बताया कि आरबीआई ग्रेड किया, देख सकते हैं। तो 2019 में जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, तो क्या आपने साथ के साथ उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी या आपने लाइक बाद में तैयारी स्टार्ट की? 2019 में मेरी जॉब की प्लेसमेंट होने से पहले ही मैंने आरबीआई के लिए सर्च करना शुरू कर दिया था कि कौन सी कोचिंग होती है, कहाँ से करना होता है, शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि मुझे बीइंग साइंस बैकग्राउंड मुझे पता था कि इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसके अंदर जीके आएगी और मेरा जीके में थोड़ा बैक फ्रंट रहेगा ही, बैक फुट रहेगा, तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो कहीं से भी जहाँ से भी स्टार्ट करना है, मैं गाइडेंस मुझे लेनी पड़ेगी कहीं से। तो वहाँ पे मेरे लास्ट सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, जहाँ पे मुझे सबसे पहले एडुटेप के बारे में पता चला। वहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज भी थे जो कि मैं इनिशियली कुछ 1-2 चैप्टर्स थे हर कोर्स में से, कि तुम इकोनॉमिक्स में से, फाइनेंस में से 1-2 चैप्टर्स पढ़ के देखो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तुम चाहते हो आगे पढ़ना तो तुम पढ़ सकते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स सिलेबस। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने अटेम्प्ट्स 2019 में देने स्टार्ट कर दिए, हाँ जी। 19 में दिया, फिर 20 में पेपर नहीं हुआ था, 20 और 21 का कंबाइंड हुआ था, उसमें 21 में दिया आपने, फिर 22 में दिया। तो ये इतनी लंबी जर्नी, 4 साल की एक मोटी मोटी जर्नी पकड़ो, तो ये पूरी जर्नी को आप जितना डिटेल में बता सकते हो हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे ऑडियंस को, उतना डिटेल में आप अच्छे से बताइए कि क्या 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 हुआ और कहाँ कहाँ अप्स एंड डाउन्स आए, बिकॉज जर्नी स्मूथ कभी नहीं रहती, हमेशा अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। तो कहाँ अपने डाउन से आप कैसे निकले, आप कैसे आए, क्या क्या गलतियाँ आपने पहले करी। इसलिए अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो लक का फैक्टर डेफिनेटली होता है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन बहुत बार अगर हम अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करें तो पता चलता है कि यार मेरी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, वो क्या क्या कमियाँ थी, गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। और जब जब वो डाउन फील करें, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि जो ये प्रिपरेशन का जो जर्नी है ना, ये खुद से खुद की लड़ाई है। हम खुद ही खुद से रोज लड़ते हैं और खुद से खुद को ही जीत जाए अगर, तो हम तैयारी कर पाते हैं, और अगर हार जाए तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होके तैयारी कर नहीं पाते अच्छे से। तो वो अच्छे से सारा बताइएगा, कैसे कैसे चैलेंजेस आए, सारा कुछ बताइएगा। तो सर एक चीज़ तो मैं हमेशा याद रखती थी कि जब
जैसे आपने शुरू में भी बोला कि आईआईटी से हो तो इसके लिए आपके लिए इजी होगा या ये सब, तो इसका थोड़ा प्रेशर बिल्डअप था। पर हमेशा ऐसा था कि जब मैं डाउन होती थी तभी मैं सोचती थी मेरे पिछली सक्सेस के बारे में। जब मैं कुछ अच्छा कर रही होती थी तब मैं, या फिर कुछ शुरू कर रही होती थी तब मैं वो बैगेज लेके नहीं चलती थी। ये शुरू से मेरे अंदर था, क्योंकि मुझे पता था कि जब हमारे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो टीचर्स थे उन्होंने बताया था कि तुम जब यहाँ से जाओगे और आईआईटी के अंदर घुसने के बाद भूल जाना तुम्हारी रैंक क्या थी, भूल जाना तुमने क्या किया था, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर से वही स्टार्टिंग लाइन होगी, सब शुरू से ही शुरू करेंगे। तो वहीं से आई गेस मैंने ये देख लिया था कि जो पहले की सक्सेस है आप वहीं पे छोड़ के जाओ, और जब कभी डाउन फील करते हो तब जरूर मैं कभी याद करती थी कि उस टाइम पे कैसे पढ़ लिया करती थी। आई रिमेम्बर कि मेरे जो दादाजी थे वो घर पे सबको फ्लॉन्ट करते थे कि ये सुबह 3 बजे उठती है, ये सिर्फ 6 घंटे सोने के लिए, रात को 9 बजे सो जाती है और सुबह 3 बजे उठती है, ताकि सिर्फ 6 घंटे की स्लीप रहे, बाकी पूरे टाइम पे ये पढ़ सके। और कोचिंग के साथ साथ तब पढ़ना होता था, तो मैं वो चीज़ें तब मैं करती थी। बहुत कुछ टाइम के लिए किया था, पूरे टाइम के लिए नहीं किया था, पर कुछ टाइम पे किया था, तो उनकी बातें वो मुझे याद आती रहती थी कि मैंने तब कर लिया था, तो अब क्या हो गया। अब 4 साल कोचिंग, 4 साल वो कर लिया है मैंने, इंजीनियरिंग कर लिया है, उसके साथ जॉब भी कर रही हूँ, तो थोड़ा गैप आ गया है पढ़ाई में, लेकिन कर सकती हूँ तो मैं ही ना, शुरू से कर सकती हूँ। तो आई गेस ये मोटिवेशन था मेरा हर बार। और हर बार मुझे ऐसा लगता था, 2019 में जब मैंने दिया तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने बिल्कुल 1-2 दिन ही पढ़ा था। और उससे पहले भी जब मैं पढ़ती थी तो जैसे हम नेटफ्लिक्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ऐसे मेरा पढ़ाई था कि मैं इतने से टाइम के लिए पढ़ती थी कि अगर मैं बोर हो रही हूँ मेरे ऑफिस में, अगर शुरू में जैसे इनिशियल पीरियड होता है, इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे होते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है, तो ट्रेनिंग में अगर बोर हो रहे हैं, बीच में टाइम मिल रहा है, तो मैं पढ़ लेती थी कि कुछ और करने के बजाय पे पढ़ लेते हैं तो कुछ लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो मैं इस हिसाब से पढ़ती थी, तो मेरी प्रिपरेशन कुछ नहीं थी, मुझे पता था। तभी भी मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ये फीलिंग आती है कि मेरा तो फेज 1 हो ही जाएगा। उस टाइम पे मैंने 1 हफ्ते शायद फेज 1 के कुछ 1-2 क्वेश्चंस किए होंगे कि हाँ चलो थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार। बैंक में जाने से पहले, एमएनसी ज्वाइन करने से पहले भी किए ही थे क्वेश्चंस, तो एक बार फिर से करने से हो ही जाएगा, इतना बहुत होगा मेरा। तो मैंने ये करके एग्ज़ाम देने गई, और जब मैं वापस आई एग्ज़ाम की डेट आने तक मैं चेक करती थी कि मेरा आएगा या नहीं, क्योंकि मेरे अंदर था कहीं ना कहीं कि हो जाएगा, हो सकता है कि फेज़ 1 तो अभी हो जाएगा, फेज़ 2 की तो मैंने तैयारी शुरू ही नहीं की, पर फेज़ 1 तो अभी हो जाएगा। तो ये मुझे हर स्टेज पे लगा। 2019 में मेरा फेज़ 1 नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे लगता था कि हो जाएगा। वही सेम फीलिंग 2021 में जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, तो आई रिमेम्बर एक और मेरी फेलो गर्ल थी मेरे साथ, उनके पेरेंट्स साथ में आए हुए थे, और मैं बीकानेर के अंदर ही मुझे देना था। वो शायद थोड़ा और बैकग्राउंड विलेजर टाइप्स थे, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, तो उनके फादर वहाँ पे थे और मैं अकेली थी वहाँ पे। तो उनके फादर मेरे से पूछ रहे थे कि तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रही हो, इसको भी थोड़ा बताओ कि अंदर जाके कैसे करना है। तो मैंने उनको ऐसे बताया। उस दिन भी मैंने एक बार मैं फेल हो चुकी हूँ 2019 में, और 2021 में मैं उसको ऐसे बता रही थी कि ऐसे देना है पेपर, जैसे मुझे अंदर से पता था मेरा तो हो ही जाएगा, और मैं तेरा भी करवा ही देती हूँ कि तुझे क्या करना है, बस अच्छा फील करके जाना है, क्योंकि अब तो लास्ट डे है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोचिंग से सीख ली थी, अपने पहले वाली चीज़ों से ये सब चीज़ें मैं सीखी हुई थी कि मुझे एट दी एंड जब वो दिन आ जाएगा तो मुझे बस अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें आई गेस हेल्प, और हर बार मुझे कांस्टेंट बनाती रही कि नहीं एक बार और अटेम्प्ट देना है। कुछ चीज़ें मैं देख लेती थी कि हाँ ये सब मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ेगा, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे से नहीं होएगा, मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। वो हर बार कहीं ना कहीं एंड तक आती थी, तब तक लग जाता था कि हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि 2019 में आपने अटेम्प्ट दिया, दैट आई अंडरस्टैंड कि आप ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रहे थे और बहुत सीरियसली आप तैयारी नहीं कर रहे थे। हाँ, सीधी सी बात ये थी, मतलब बहुत टाइम भी मैंने नहीं दिया था। नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियसली फेज 1 नहीं हुआ। हाँ पर 19 से 21 2 साल थे, हाँ तब भी आपका 21 में फेज 1 नहीं हुआ। हाँ। तो वो क्या रहा कि आपने 2 साल तैयारी नहीं करी, सीरियसनेस नहीं थी, मतलब क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिनका हाँ। फेज 1 नहीं निकलता, एंड व्हाट आई हैव सीन इज दे समहाउ स्टार्ट बिलीविंग द एग्जामिनेशन। ये तो एग्जामिनेशन ही नकार है, ये नहीं कि मुझ में भी कोई कमी हो सकती है, ये तो दिन ही खराब है, ये एग्जामिनेशन ही खराब है, ये तो पैटर्न बदल गया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल गए, अरे कट ऑफ इतनी हाई चली गई, अरे कट ऑफ इतनी लो चली गई, समथिंग समथिंग समथिंग।
तो क्या रहा मतलब उस टाइम पे 19 से लेके 21 तक की फेज 1 नहीं हो रहा, क्या पर्सपेक्ट किया? 2020 में ही मैंने एक्चुअल अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी। वहाँ पे मुझे आरबीआई के साथ कोचिंग से ही सेबी नाबार्ड के बारे में पता चला, और सेबी के नोटिफिकेशन लकीली आए हुए थे 2020 के स्टार्टिंग में ही। तो मैंने 2019 में नवंबर में एग्ज़ाम दिया था, और आरबीआई के एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी सेबी का एग्ज़ाम देती हूँ, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और क्योंकि इनके फेज़ 1 सबके सिमिलर ही होते हैं, जीके का लेवल भी सेम होता है, तो मेरी पढ़ाई करती रहूँगी मैं। कभी मुझे ये नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम आएंगे तभी पढ़ना शुरू करूँगी। तो 2020 में जितना ऑनेस्ट मैं अपने साथ हो सकती हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, और वो पढ़ाई शायद मेरा तरीका सही नहीं था। तो मैंने जब पढ़ाई करती थी तो एक चैप्टर एड्यूटैप के कोर्स से करती थी मैं, तो एक चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो सुनने के लिए भी बहुत सारी होती थी, तो मैं सुनती भी थी, साथ साथ में नोट्स बनाती थी, और जो रिटर्न में लिखा हुआ होता था उसको पढ़ना होता था, उसको भी मैं लिखती थी कि लिखने से ज़्यादा याद होता है, तो मैं उसको लिखती हूँ। तो मैंने शायद जो सेम नोट्स मुझे पीडीएफ मिल रहे थे वो उनकी कॉपीज़ भर दी थी मैंने, कि मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद ये लिखने से करूँगी तो शायद मुझे याद होएगा, हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और मेरा लिखा हुआ होएगा तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा। तो मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया उस टाइम पे। तो 2020 और 21 लकीली उस टाइम पे ज़्यादा टाइम था, और फेज़ 1 की तैयारी मुझे इस टाइम पे करनी थी, क्योंकि 2019 का जो फेज़ 1 था वो देख के मुझे ये लगा कि फेज़ 1 था तो डूएबल, मेरे से नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं जो मुझे सुधारनी है। तो मैंने बेसिक से शुरू किया, शुरू से पढ़ना शुरू किया कि जितने भी एग्ज़ाम के अंदर जो जो चीज़ें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चैप्टर को शुरू से करना शुरू किया, और शुरू से लेकर के एंड तक किया। मेरी इंग्लिश उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा वीक थी, तो इंग्लिश पे मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया। मुझे लगा कि मैं शायद क्वांट और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लूँगी और इंग्लिश में कम स्कोर करूँगी, तो भी चल जाएगा, फेज़ 1 का इस हिसाब से हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम पे करना शुरू किया। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, हो सकता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न अलग था शायद उसकी वजह से, पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जिस दिन पे एग्ज़ाम दे रही थी, तब मैं ऐसे फ्रीक आउट नहीं हुई थी कि ये क्या आ गया, ये तो एकदम से सब कुछ नया आ गया, क्योंकि मुझे पता था 2019 के पैटर्न के हिसाब से मेरा शायद नहीं होता, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो शायद मैं नहीं बिल्डअप कर सकती। मैं बेसिक से क्वेश्चंस करती हूँ, तो अगर पेपर जब मुश्किल था तो मेरा 2021 में भी मुझे यही लगा कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा यही सबसे मुश्किल पेपर आज तक का यही आया है और इस बार ही मेरा होगा, क्योंकि 2019 वाले अटेम्प्ट्स में ऐसे वाले में तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता था, मैं शायद कम्पीट ही नहीं कर सकती। मुझे पता था कि इतनी ज़्यादा स्पीड तो मेरी है ही नहीं अभी तक, तो मुझे उस टाइम पे ये लगा। तो जब मैंने 2021 दिया और उसका रिजल्ट आया और उसमें भी नहीं हुआ, तो आई वॉज वेरी सैड। फेज़ 1 की ही तैयारी करी थी मैंने बहुत अच्छे से, फेज़ 2 का मैंने बस पढ़ना शुरू किया था कि क्या क्या कंटेंट है, उस टाइम पे पढ़ना शुरू किया था, पर फेज़ 1 की बहुत अच्छे से तैयारी करी थी कि इस बार से फेज़ 1 करूँगी। पर जब रिजल्ट आया और बाकी चीज़ों को भी देखा मैंने, तो मुझे पता चला एक तो ये इंटीग्रेटेड स्टडी है, अकेले नहीं करनी है, फेज़ 1 की अलग फेज़ 2 की अलग नहीं करनी है, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो कुछ आंसर्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे बोलते हैं, एक थ्योरी होती है कि रेड लाइट थ्योरी, रेड कार थ्योरी, उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि रेड कार कितनी दिखी, तो आप तो आप नंबर बाद में जाके बता दोगे। तो यही चीज़ मेरे साथ मुझे लग रहा है कि हर बार हो रही थी कि जब मैं आती थी बाहर एग्ज़ाम देके और फिर अपना रिजल्ट देखती थी कि नहीं हुआ, तो तब मैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन चीज़ें देखती थी तो मुझे आंसर्स मिल जाते थे कि मेरी गलती कहाँ है। मेरी गलती ये है कि फेज़ 1 फेज़ 2 मैंने पहले नहीं की थी, जबकि यही चीज़ें मैं पहले भी देख रही थी, मुझे तभी पता चल जाना चाहिए था कि दोनों को, तब एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। वो गलती करने के बाद उस टाइम पे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ये करना था साथ साथ में, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि फेज़ 1 कर लूँगी, फेज़ 2 का देखेंगे अगले अटैम्प्ट में, तो वो फेज़ 1 भी नहीं हुआ उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही सोचा कि दोनों साथ में करूँगी। मेरा एकदम दिमाग खुल गया सुन के कि मतलब चीजें, ज्ञान दुनिया में मिल रहा है, हाँ, कितने रिसेप्टिव है उस ज्ञान को लेकर, वो जब तक खुद उस सिचुएशन में नहीं होते तब तक रिसेप्टिव नहीं होते। हाँ, वही हमें दिखता ही नहीं है कि वो सर यही बता रहे थे। तो सेम एक और सिमिलर सी गलती मैंने की थी कि मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस मैनेजमेंट 3 कोर्सेज होता है, तो मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ना शुरू किया, जबकि कोचिंग वाले चिल्ला के ये बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स को तुम्हें लास्ट में छूना है, वहाँ से स्टैटिक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पर शायद मेरे कानों तक वो बात तब तक नहीं पहुँची जब तक मैंने
जब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि देखो मुझे नहीं आ रहा है वहाँ पे, और जो मैं पढ़ के गई थी उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। ये तो कोचिंग वाले और गलत बता रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम सही नहीं है, जो मैं पढ़ के गई थी वो नहीं आया। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है मैंने करते करते ही सीखी, गलतियाँ कर करके, खुद की गलतियाँ कर करके सीखी मैंने। तो जो मैंने आपसे सवाल शुरू में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूछे थे कि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तमीज़ से कितने अटैम्प्ट लगते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा आंसर आपको अब तक मिलना स्टार्ट हो गया होगा कि अटैम्प्ट आप जितने मर्जी दे लो। 4 अटैम्प्ट है, अगर आरबीआई परमिट करती है 4 अटैम्प्ट दे लो, 6 अटैम्प्ट है 6 अटैम्प्ट दे लो, 2 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, लेकिन जब तक आप स्ट्रैटेजिकली एग्ज़ाम की डिमांड को समझते हुए तैयारी नहीं करोगे, आपका अटैम्प्ट वेस्ट ही जाए। एक तो Yes, sir. सिंगल माइंडेड फोकस कि मुझे करना है, और फिर करना कैसे है। मेरे ख्याल से अगर फोकस बन जाए ना, तो करना कैसे है तो इंसान रिसेप्टिव हो जाएगा। जब तक हमारा फोकस ही नहीं बन रहा है कि मुझे करना ही करना है, तब तक हम जितना मर्जी ज्ञान उसको देते रहे, वो तो रिसीव करेगा ही नहीं। उसके मन में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना है कि नहीं करना। 4 चीज़ें और पैर फंसा रखे हैं, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, तो वो तब तक रिसेप्टिव नहीं होगा। नंबर 1 तो कितने अटैम्प्ट लगते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही सीरियस अटैम्प्ट लगता है। इसका आंसर ये है कि 2019 में नहीं हुआ, 2020-21 में फेज़ 1 नहीं हुआ, 19 से फेज़ 1 नहीं हुआ, 22 की अभी हम बात करेंगे। अभी सीरियसनेस नहीं आई है, अभी तक माधुरी की सीरियसनेस नहीं आई है। अभी आप देखेंगे आगे सीरियसनेस होती क्या है, किसको बोलते हैं कि अपने आप को झोंक देना उस एग्जाम के अंदर, वो भी पता चलेगा। तो एक ही सीरियस अटैम्प्ट लगता है हमेशा, ये चीज़ याद रखना। नंबर 2 कि अगर आप IIT से हैं या IIM से हैं या टॉप कॉलेजेस से हैं, छोड़ो IIT, कब टॉप 20 टॉप 30 कॉलेजेस से हो, क्या आपको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है कि आपका तो क्लियर हो ही जाएगा? आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि सबको मेहनत करनी पड़ती है भैया। ऐसा किसी को गॉड ने तोहफे में नहीं दे देना कि यार आप IIT से हो, ये लो सर्टिफिकेट, ये आप सीधा आर्यन है, आप सीधा IAS बन। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, उनको ही मेहनत करनी पड़ती है। तो बात फोकस की है, बात एजुकेशन बैकग्राउंड की नहीं है, बात आपकी शिद्दत की है, बात आपके कॉलेज की नहीं है। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि थोड़ा बहुत असर नहीं पड़ता, पड़ता है डेफिनेटली, थोड़ा बहुत पड़ेगा कि आपको एक सिटिंग की आदत होगी, आपको पढ़ने की आदत होगी, आपकी सीरियसनेस लेवल होगा, पर क्या वो कल्टिवेट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, राइट मतलब किया जा सकता है। तो अभी वो इस वाले पार्ट है जहाँ पर इन्होंने सीरियसनेस अब दिखानी स्टार्ट करी है। 19 के बाद, 20 के बाद, 21 के बाद अब सीरियसनेस बहादुरी वहाँ लेकर चलिए हमें कि 21 में आपका फेस बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 2022 में यहाँ तक मेरा फेज़ 1 शायद नहीं हो रहा था, पर मेरा मोटिवेशन बिल्डअप होता जा रहा था। मेरा RBI के टूवर्ड्स कि मुझे सिर्फ RBI नहीं जाना है, मेरा प्लान B जो था वो अपने आप फिनिश होता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि प्लान B में ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे हम इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ समथिंग कि हम वो फॉरगॉन करके हम इसके बिहाफ पे क्या चूज़ करते हैं कि आज मैंने चाय छोड़ के कॉफ़ी चूज़ करी, तो चाय इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ दिखने ही बंद हो गई। मुझे लगा कि प्लान बी ऑप्शन कुछ है ही नहीं, यही है जो भी है, सिर्फ RBI ही है जो भी है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे वेस्ट थे वो 2019 और वो अटैम्प्ट्स, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने बिल्डअप किया वो इंटरनल मोटिवेशन जो हम सीखते हैं इसके इन चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर्स में बताते हैं, वो मोटिवेशन आई गेस इंटरनली मेरा बिल्डअप होता गया पढ़ाई के साथ साथ। और 2022 में मैंने ये सोचा था कि तब मैंने शायद अंदर से नहीं सोचा था कि, पर मैंने कहीं से सुना था कि यू हैव टू गिव योर फाइनल अटैम्प्ट, यू हैव टू गिव योर अटैम्प्ट एज योर फाइनल अटैम्प्ट, तभी आपका हो पाएगा। तो 2022 में मैं जो भी इंसान मुझे सामने दिखता, मैं उसको यही बोलती थी कि ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट है। तो मैं ये प्रेशर, मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे मैंने अपने अंदर ये प्रेशर लेती रही। मैंने कभी अपने आप से नहीं बोला कि ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट है, पर 2022 में मैंने ऐसे मेहनत बहुत शुरू से करना शुरू करी और मैंने सोचा था कि इस टाइम पे सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। और फेज़ 1 क्लियर हुआ। फेज़ 1 जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंस आता रहता है हर बार के साथ। तो जैसे फेज़ 1 क्लियर हुआ, मुझे लगा अब की बार तो हो ही जाएगा, ये तो हुआ ही पड़ा है, मतलब फेज़ 1 की ही दिक्कत हो रही थी मुझे इतने साल से, फेज़ 2 तो हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ की थी कि मैंने सिर्फ लास्ट में फेज़ 1 क्लियर करने के बाद ही अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। राइटिंग स्किल्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान पहले नहीं दिया। पहले मैं पढ़ती रही कि हाँ ये सब पढ़ने से हो जाएगा, पढ़ने से हो जाएगा। 2021 में ही सब कुछ चेंज हुआ था, तो तभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तब मुझे लगा था कि पहले फेज़ 1 करते हैं, फिर अपन फेज़ 2 पे ध्यान देंगे। 2022 पे मैंने पढ़ाई करी थी पूरी, पर मेरे जो नंबर ऑफ़ मॉक्स थे वो नहीं थे, वो अप टू द मार्क नहीं थे। और मॉक्स कैसे देने होते हैं, अगर मुझे तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में लिखना है
तो मुझे ऑब्वियसली वो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, उसके लिए ना मेरे पास टाइम था, ना मेरा एंथू उतना था कि मैं ऐसे कर सकूं। तो 2022 में भी ये गलतियां मैंने शायद करी है, पर 2022 में भी मैंने काफ़ी मेहनत करी थी आई गेस। वहाँ पे भी मैं लाइब्रेरी जाती थी, तब तक ये था कि कोरोना आ गया था लकीली, तो मुझे हर टाइम ऐसा लगता था कि भगवान सिग्नल दे रहे हैं, देखो कोरोना आ गया, अब तुझे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, अब कर ले, अब की बार कर ले, अब की बार कर ले। तो हर टाइम कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता था कि एक बार और अटैम्प्ट करती हूँ, एक बार और अटैम्प्ट करती हूँ। तो 2022 में भी मैं ये बोलती रही अपने आउटर साइड को कि ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी। और 2022 में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू किया। मैं सुबह 7 बजे जाती थी लाइब्रेरी, और वहाँ पे सिर्फ एक कंफर्टेबल चेयर, बहुत कंफर्टेबल होती थी, पर उस चेयर पे मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक वहीं पे रहती थी। मैं अपना ऑफिस का काम भी वहीं करती थी, बीच में अगर क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अगर कॉल अटेंड करने होते थे तो मैं बाहर जाती थी लाइब्रेरी से। कुछ बच्चे वहाँ से बोलते थे, उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो कुछ ऐसे टॉन्ट टाइप्स के, जब मैं सीढ़ियों पे बैठ के काम कर रही होती थी कि यहाँ पे तो वर्क फ्रॉम लाइब्रेरी भी चल रहा है, ये सब सुनती रहती थी मैं एक कान से। और फिर मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और करते हैं। तो 2022 में भी मुझे लगता है मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, और ये मेरा हमेशा से ये मुझे पता था कि मैं शुरू से एंड तक ये 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे वाला नहीं कर सकती, मैं पूरे साल ये नहीं कर सकती हूँ। तो जब नोटिफिकेशन आने वाली होगी या आ जाएगी, उसके आसपास ही जब नोटिफिकेशन के रूमर्स आएंगे, तब मैं मुझे स्टडी जो है वो स्पीड अप करनी है। तो ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में रहती थी। मुझे पता था कि मैं कंसिस्टेंसी जो है वो शुरू से नहीं बना सकती, तो एंड में मुझे पिकअप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने कुछ सीखी है, और साथ में मैंने रनिंग वगैरह भी मैंने कुछ चीज़ें अपने साथ ऐड करने लगी थी। उससे मैंने ये सीखा, एक ऐप होता है NRC, मेरे फ्रेंड्स ने बताया था मुझे। तो उस NRC ऐप के अंदर कोचिंग गाइडेड रन्स होते हैं। तो उन गाइडेड रन्स के अंदर कोच हमें बताते भी रहता है कुछ चीज़ें। तो और वहाँ से मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी ये नहीं होती कि आप हर दिन भागो, कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप हफ्ते में 3 दिन भाग रहे हो, अगले हफ्ते में 3 दिन भाग रहे हो। तो जब आपने बीच में ब्रेक लिया और उसके बाद भी आप भागोगे, वो ब्रेक लेना इज़ नॉट कि आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं है। तो यही मैं अपने भी उसके ऊपर अप्लाई करती थी कि कंसिस्टेंसी मेरी होगी कि मैं शुरू में मैं अपने ऑफिस के साथ जितना टाइम दे सकती हूँ उतना दूंगी, पर जब एंड तक आ जाएगा तो मैं ऑफिस से जितनी लीव्स हो सकती है मैं सारी ले लूँगी। मैं ये करती थी। मुझे अपने टीममेट्स, यू डोंट बिलीव, वो मुझे थ्रेटन करते थे कि ये तू कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमें 30 डेज़ की कैजुअल लीव्स मिलती थी, और मैं वो पूरे साल तक बचाती थी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पूरी 30 छुट्टियाँ तभी लूँगी। तो मैं ना 6 महीने पहले लेती थी, और उसके 6 महीने बाद तक भी मैं ये सोचती थी कि मुझे छुट्टियों की ज़रूरत ही नहीं है। जब पेपर आएगा तब मुझे पूरी की पूरी 30 छुट्टियाँ चाहिए, तो मैं फेज़ 1 फेज़ 2 के आसपास ही सारी की सारी छुट्टियाँ लूँगी। तो ये मोटिवेशन मुझे नहीं पता कहाँ से आता था, ये शायद पढ़ाई की वजह से, सुनने की वजह से, और ऐसे इंटरव्यूज़ आई गेस मैंने भी 2-3 देखे थे, उनकी वजह से ये मोटिवेशन आता रहा कि करना है, कैसे भी करके करना ही है। तो जॉब के साथ मुझे लगता है कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स जॉब के होते हैं, जो कि मैंने भी अपनी जर्नी में किए हैं फील। तो वो कुछ प्रोज है जो मैं बताना चाहूँगी, जो कि ये है कि जो टाइम होता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, वो सोचने का टाइम कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ये प्रोक्रेस्टिनेट करने का टाइम कि मैं कितना पढूं, कितने टाइम तक पढूं, क्या मैं 2-3 कोर्सेज ले लूं, क्या मैं एडुटेप का भी ले लूं, अनुज जिंदल का भी ले लूं, 2-3 ले लूं तो हो जाएगा मेरा, सब कुछ पढ़ूंगी। तो ये सारी चीज़ें अपने आप कट हो जाएगी जब आप जॉब कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, टाइम ही नहीं है सोचने का। तो जब भी टाइम होता था तब यही सोचती थी कि बस मुझे पढ़ने को दे दो यार। हाँ पढ़ लो, ये सब मत सोचो। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है, और कंसिस्टेंसी भी बनती रहती है, क्योंकि पता है जब ऑफिस के टाइम में 9 to 5 अगर आपको ऑफिस जाना है तो उससे पहले उठोगे ही ना जल्दी। अगर तुम्हें करना है तो अपने आप ही आँख खुल जाएगी। वो पहले ही खुल जाती थी, पहले भी पढ़ती थी और ऑफिस के बाद में भी पढ़ती थी। तो ये सब मुझे लगता है कि कुछ प्रोज है उसके साथ करने के। तो जिन बच्चों को लगता है कि जो फुल टाइम है, वो फुल टाइम बच्चे शायद ज़्यादा एफर्ट्स मार लेते हैं, तो हो सकता है कि वो उनके लिए नेगेटिव चीज़ें चली जाए, जो कि जाती भी है। फुल टाइम में एक्चुअली ये हो जाता है कि आपके पास टाइम ही टाइम होता है। हाँ, तो आप बहुत जल्दी भटक भी सकते हो। इतना टाइम है तो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जॉब के साथ ये हो जाता है कि टाइम इतना सा है, तो इतना सा ही पढ़ सकता हूँ मैं इस टाइम। 4-5 चीज़ें करने का तो टाइम ही नहीं है। हाँ, तो सिलेक्शन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। वो बात सही है, सही। अच्छा, मुझे आप ये बताइए माधुरी कि अभी हमने जो आपका 2023 वाला अटेम्प्ट था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ,
उस अटेम्प्ट को अगर आप कंपेयर करें अपने सारे पिछले अटेम्प्ट से, तीनों अटेम्प्ट से, क्या डिफरेंस है? कुछ बहुत मेजर्स डिफरेंस थे जो कि शायद मैंने हाँ आपने मेहनत हर अटेम्प्ट में करी। यस सर। कई बार कहा कि मेहनत मैंने पूरी करी, मेहनत मैंने पूरी करी। तो अगर मेहनत हमने इतनी करी ही थी और हमने इतना कुछ पढ़ा ही था तो पहले भी हो जाना चाहिए था। सिर्फ लक का फैक्टर अगर रहा तो कुछ और कहा नहीं, मुझे नहीं पता। अगर लक का फैक्टर तो बताइएगा कि सिर्फ लक की वजह से नहीं हुआ, बाकी मेरी तैयारी पूरी थी। पर अगर कुछ और फैक्टर थे कि 2023 में ही मेहनत करी थी, 2022 तक भी मेहनत करी थी, दोनों में डिफरेंस क्या था फिर? पिछले 3 अटेम्प्ट्स में और लास्ट अटेम्प्ट में क्या फ़र्क थे? जो मैंने आपको बताया जैसे पहले कि मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट वाला था अंदर से, वो मेरा 2023 में ही आया। वो 2022 तक मैं सोचती रही कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और हर बार मुझे कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता था कि एक बार और अटेम्प्ट कर ले, एक बार और अटेम्प्ट कर ले, और कुछ ऐसे कि मोटिवेशन भी आ ही जाता था कि कर लूँगी, एक बार और कर लूँगी। वो सब इंटरनली मेरा 23 में ही आया कि मुझे जो भी करना है अभी बस इसी अटेम्प्ट पे करना। ये क्या था टर्निंग पॉइंट? ये टर्निंग पॉइंट शायद वो पिछली मेहनत थी, वो पिछले जो जितना भी टाइम मैंने लगाया है आरबीआई के लिए, उसके लिए शायद मैंने अपने घर पे जितनी भी रिलेटिव्स की मैरिजेस थी वो अवॉइड करी है। घर पे मैं कम जाती थी, दोस्तों के साथ घूमने कम जाती थी। कॉर्पोरेट में थी पर कॉर्पोरेट लाइफ का कभी मज़ा ही नहीं ले पाई। मैं अपने वीकेंड्स वैसे नहीं स्पेंड करती थी जैसे मेरे साथ के बच्चे करते थे। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा था कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब शायद मुझे कहीं पे तो सोचना पड़ेगा कि अब ये फुल स्टॉप है आरबीआई बहुत अच्छा, पर क्या पता मैं ही शायद उसके लिए नहीं बनी हूँ या फिर मैं सब कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि अभी 2023 में मुझे सब कुछ करना है। तो जो 2022 में भी मुझे लगा था कि ऑफिस की वजह से थोड़ा प्रेशर आ रहा है और ये सब, तब मैं सोच रही थी कि शायद मैं छोड़ दूँगी, क्या मैं छोड़ सकती हूँ, क्या मुझे लीव्स चाहिए तो क्या मुझे एक्स्ट्रा लीव्स मिल सकती है क्या। तो ये मैंने 2023 में पहले ही सोच लिया। तो जब अराउंड द रूमर्स की अभी नोटिफिकेशन आने वाली है, तब मैंने अपने मैनेजर को बता दिया कि मुझे छोड़ना है। और उनको पहले से पता था, 2022 में उनको पता था कि इसका दूसरा गोल क्या है, ये कहाँ पे ध्यान दे रही है। तो वो भी थोड़ा कन्विंस हो गए थे कि हाँ छोड़ देगी। तो ये मेरा शुरू से ही था कि मैं एंड तक लाऊंगी, क्योंकि जो प्रोज हैं ऑफिस के साथ पढ़ाई करने के, वो मैं रखूँगी अपने साथ, ताकि मैं घर से दूर रह सकूँ। मेरे पास कोचिंग देने के लिए पैसे हो, मुझे घर पे बोलना ना पड़े कि जी मुझे पैसे चाहिए, मैं इतने सालों से कर रही हूँ, एक बार फिर से चाहिए और उतने ही पैसे चाहिए, फिर से मुझे कोर्स शुरू से लेना है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं खुद से अपना कंटेंट बना सकूँ। करंट अफेयर्स हर साल चेंज होते हैं, तो वो हर साल चेंज होंगे, तो मुझे हर साल अपने आप को फाइनेंशियली भी एबल रखना था। तो इसलिए मैंने वेट किया कि जब तक नहीं आती नोटिफिकेशंस, तब तक मैं जॉब भी साथ साथ में करूँगी। और उसके साथ फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि जॉब को एक बार जाने देते हैं, और फिर बाद में मिल जाएगी, कुछ और मिल जाएगी। बहुत लगा तो डर तो लगता है। हाँ। बहुत अच्छी जॉब आपके एक MNC में जॉब होना और एक अच्छा खासा पैकेज होना, तो डर तो काफी लगा उसमें। ठीक है, ओके। पर फिर भी वो चाहत की तरफ, ठीक है, चाहत थी। और कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ पर्सनल काउंसलर्स जो लाइफ में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो आप बिल्डअप कर सकते हो वो कर लो। क्योंकि मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, अभी मैं अपने घर पे नहीं पूछ सकती कि मुझे ये MNC छोड़ना है, क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मेरा गोल ये है। मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मेरा गोल ये है और अब मैं ये नहीं लूँगी। वो शायद ये सोचेंगे कि चल तू घर आ जा, कोई बात नहीं, ये सब छोड़ के। मुझे ऐसे लगा कि मेरे घर वाले अपोज में तो नहीं होंगे, पर वो कहेंगे कि घर आ जा। उनको ये लगेगा कि शायद मैं ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ, घर आके पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना हमारे पास। तो मैं वो सब नहीं चाहती थी। तो इसके लिए मैंने उनसे ही काउंसल किया। मैं अपना हर स्टेप उनसे पूछ के लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शायद सोच रही हूँ कि आज बाहर जाना ओके है, क्या हो गया, तो इतने दिन से तो पढ़ ही रहे हैं, 2 दिन बाहर चले जाएंगे, फ्लैटमेट्स के साथ बाहर चल जाती हूँ। तो मुझे पता था अंदर से कि हो सकता है ये सही है, पर फिर भी मैं उनसे पूछती थी। एक बार मैं अपने 3-4 दोस्तों से पूछती थी, और ये दोस्त ये अलग अलग डाइवर्सिफाइड वर्जन है, इसके अंदर गर्ल्स बॉयज़ पूरी दुनिया से जो IIT ने देख रखे हैं कि जो माइंड्स निकाल के रखे हैं, और वो लकीली मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग। तो उन्होंने मुझे काउंसिल करते थे वो हर स्टेज पे कि तुझे आज यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। और मैं हर छोटी बड़ी चीज़ पूछ लेती थी उनसे, क्योंकि फ्रेंड्स से हम सब कुछ बता सकते हैं। मम्मी से थोड़ा डर होता है कि वो शायद ये सोचेगी कि प्रेशर बिल्डअप कर रही है ये वो। तो ये सब भी मैंने बताया कि क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, क्या मैं ये जॉब छोड़ के कोई ऐसी जॉब ढूंढूँ जिसके अंदर प्रेशर थोड़ा लो हो, क्या मैं उसके साथ कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसने कहा कि देख, जॉब के साथ तो अगर होना होता ना तो हो जाता, अगर तू जॉब छोड़ ही रही है तो एक बार ढंग से छोड़ दे, पूरी जॉब को हमेशा के लिए छोड़ दे।
कि पूरा अटैम्प्ट इसके ऊपर देंगे, ये तो अगर तुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है वो तो बाद में भी ढूंढ सकते हैं, थोड़ा गैप ही आएगा बीच में, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये सब मुझे लगता है उन सब की वजह से हुआ। तो 23 में फिर क्या डिफरेंट रहा? 23 में हाँ, एक मैंने जॉब लीव किया, फुल टाइम तैयारी स्टार्ट करी। और ये काउंसलिंग वाली जो चीज़ थी, मुझे पता था कि मैं शायद अपने अंदर से नहीं कर पाऊँगी, सारे मॉक्स नहीं दे पाऊँगी, तो मैं बता देती थी। एक फ्रेंड था मेरा, मैं उसको बताती थी सब कुछ कि मैंने 3 कोचिंग से ले लिए हैं फेज़ 1 के मॉक्स और मुझे ये सारे करने हैं। तो और उसको मैंने शुरू में थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि तुझे मुझे पुश करना है कि तुझे ये सारे मॉक्स देने हैं। वो मुझे पुश करता था कि तुझे करने हैं, ये सारे मॉक्स तुझे करने हैं, तेरे इतने रहे हुए हैं, जितने तूने पैसे लगाए हैं वो सब कुछ कर। हमें नहीं पता कि आगे शायद हो सकता है कुछ और सरप्राइज़ दे दे आरबीआई। तो वो सारे फेज़ 1 के मॉक्स, फेज़ 2 के भी मैंने 2 साइट से लिए थे, 2 अलग डिफरेंट कोचिंग से लिए थे। एंड लकीली 3-4 क्वेश्चन तो वही थे जो मैं करके गई थी, जो मैंने टाइप किए थे वही क्वेश्चन मेरे फिर से आ रहे थे। तो वो सब मुझे लगता है कि मेरी पहले जो मैंने इतने सारे मॉक्स लगाए उनकी वजह से ही हुआ। तो ये सेकंड फैक्टर मैं बोलूँगी कि ये था। हाँ, मॉक्स बहुत सारे लगाए थे मैंने, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लिए। और थर्ड चीज़ ये थी कि मैंने अपने घर पे नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है, ताकि वहाँ से कुछ प्रेशर ना आए, ना ही वो कुछ प्रेशर ले कि क्या ये ज़्यादा प्रेशर में आके पढ़ रही है। तो ये वाला चीज़ भी नहीं होती, और घर पे इतनी पढ़ाई नहीं होती जितना आप दूर रह के कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी फ्लैटमेट्स को अपफ्रंट बोल सकती थी कि रूम में नहीं आना तो नहीं आना, घर पे सेम चीज़ें नहीं हो पाती। मतलब बड़ी दीदी को कैसे बोलूँगी कि आपको रूम में नहीं आना है वार्डरोब में से कुछ लेने के लिए, अब वो आएगी 3 बार। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी कि जो मुझे लग रहा था कि घर पे नहीं हो पाएगा, मेरे को यहीं से होगा। और यहाँ पे कोई ये भी नहीं बोलने वाला कि तू अपनी लिमिट्स पुश कर रही है तो कितनी पुश कर रही है, थोड़ा ब्रेक लगा ले, सो जा कुछ देर, रात को लाइट बंद कर ले, या ऐसे ये देखने वाले नहीं थे। कुछ नज़र का भी वो होता है, वो नज़र लगाने वाले भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं अपने रूम में लॉक करके अच्छे से पढ़ती थी। और उनको जो, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि मुझे 20 डेज़ थे मेरे फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर, और मुझे पता था मुझे मॉक्स देने हैं। मॉक्स देने से ही मेरी स्पीड बढ़ेगी। मैंने कंटेंट काफ़ी बार रिवाइज कर लिया है शुरू में मैंने, और इस अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया था। एक तो बहुत शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। तो ये जो 20 डेज़ के अंदर मुझे मॉक्स लगाने थे, इसके लिए मेरे स्ट्रिक्ट से इंस्ट्रक्शंस थे कि मैं 1 महीने बाद शायद ये फ्लैट छोड़ूंगी, तो उस फ्लैट को देखने के लिए लड़कियां आती थी, तो उनको भी मैं बोलती थी वेट करो। अगर मैं अपने फ्लैटमेट्स को बोलती थी तुम ही बुलाओगी उन लड़कियों को, तुम सारा कांटेक्ट करोगी कि उनको कब आना है, और मैं टाइम दे दूंगी, उस टाइम पे वो आके रूम देख सकती है। उससे पहले और उसके बाद में मैं पढ़ूंगी। तो उनको ऐसा लगता था क्या तू ब्रेक नहीं लेती है बीच में, क्या पता ये हमें ब्लफ कर रही है और गेट पे नॉक नहीं करने के लिए बहाने बना रही है। तो मैं उनको, मतलब आई हैव टू क्राई वंस और ट्वाइस, या फिर मैं चिल्लाना पड़ता था उनके ऊपर कि नहीं ये मेरा सीरियस अटेम्प्ट है और मुझे सब कुछ करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और मैं नहीं लेती ब्रेक, उनको कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं लेती ब्रेक, और फिर अपने आप को भी कन्विंस करना पड़ता था कि ब्रेक लेना ही नहीं है। अब जब अंदर बोल दिया उनको, तो उसी टाइम ब्रेक लेंगे जब उनको बताया, जब खाना खाऊंगी तभी ब्रेक लूँगी, और तभी वो लड़कियाँ आके रूम देख सकती है। तो ये आई गेस थर्ड चीज़ थी। फोर्थ चीज़ जो मैंने थोड़ा हिंट भी दिया था कि मैंने काफ़ी शुरू से करना शुरू कर दिया था, तो इस बार मैं 3 बार रिवाइज़ कर पाई थी अपनी चीज़ें। और मैं इससे पहले यही रहता था कि चीज़ें तो मैं पढ़ लेती थी, स्टैटिक तो पढ़ लेती थी, पर जीके हर बार चेंज हो रहा था। तो जीके जो 6 मंथ्स का है वो मैंने इसी बार मैं अच्छे से पढ़ के और रिवाइज़ कर पाई, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, उसको रिवाइज़ करने पे ही वो बाद में वापस याद आएगा। और ये फेज़ 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फेज़ 2 के लिए तो है ही। फेज़ 1 के वो 25 मिनट्स के अंदर तुम्हें जो करने हैं 80 क्वेश्चंस, तो उसके लिए तुम्हारी जीके टिप्स पे होनी चाहिए और पूरे 6 मंथ्स को अच्छे से आना चाहिए। तो वो सब मुझे लगता है मेरा इसी अटेम्प्ट में हो पाया, मैंने शायद इससे पहले नहीं किया था। तो ये चेंजेस हैं। अपने स्टूडेंट्स को जो भी लेट्स से अगले साल या उससे अगले साल ये अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आरबीआई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप पूरी अपनी जर्नी में से सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लर्निंग्स निकालो कि यार भाई मेरी बात सुनो कि ये 2 चीज़ें पक्का कर लेना, ये 2 चीज़ें बिल्कुल मत करना, कुछ भी आप लर्निंग्स निकालना चाहो तो वो 2 लर्निंग्स क्या, 2 या 3 लर्निंग्स आप क्या देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? एक तो फर्स्ट, अगर आपके शायद एस्पिरेंट्स आपको दिखेंगे उसमें क्या बराबर, हाँ, तो आप उधर ही देख के बोले ताकि आपको साथ ना मिलके आप उनको बताओ कि यार भाई ऐसे। तो फर्स्ट चीज़ तो जो मेरी जर्नी में मैंने समराइज़ किया है वो ये है कि तुम्हें इनिशियली सब्जेक्ट को और एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। जितना डिप कर लोगे शुरू में प्रिपरेशन करने से पहले कि एग्ज़ाम क्या चाहता है,
वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि IAS हो, RBI हो या IIT हो या कोई भी हो, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम को समझने में हमें इतने अटैम्प्ट्स लग जाते हैं। वो अटैम्प्ट, जैसे आपने भी कहा, सर ने कहा कि एक अटैम्प्ट ही काफ़ी होता है, वो इसीलिए क्योंकि आप एग्ज़ाम को जानते हो। तो एग्ज़ाम को जानना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लर्निंग मेरी यही रही है कि एग्ज़ाम को एक बार जान लो, फिर आप उसको क्रैक कर सकते हो। और सेकंड आई वुड से कि जो मोटिवेशन आपको अंदर से आ रहा है, वो मोटिवेशन आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा। तो उससे पहले या उसके बाद में ट्राई करने की मत सोचो। मतलब जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मत सोचो कि हाँ मुझे ये करना है। कोई चीज़ अगर करनी है, मेरा ये इन लाइफ ही मेरा यही मोटिव रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ करती हूँ, जैसे मैंने RBI के अटैम्प्ट्स दिए, तो मैंने इसके साथ बाकी जो इसके ब्रदर सिस्टर्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, सेबी, नाबार्ड, इनके बारे में भी सुना है, इनके भी एग्ज़ाम दिए हैं। सेबी की शायद इनिशियल पे भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने कभी अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मेरे लिए ये सही है, क्या ये इजी ऑप्शन है तो एक बार के लिए ये करके आगे बढ़ जाऊँ। मैंने कभी अपने आप को उसके टुवर्ड्स टिल्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे सिर्फ RBI ही करना है और जब तक ये नहीं होएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी। मतलब तो अगर हम इसको समराइज करें तो सिंगल माइंडेड फोकस हाँ, और अपनी दुश्मन की पूरी जानकारी दुश्मन की पूरी जानकारी। हाँ कि कैसे है, क्या उसकी रणनीति है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, ताकि उसको तोड़ सकूं मैं जाकर। हाँ, पूरी जानकारी। यस सर। बहुत ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए माधुरी, बड़ा समराइज करके कि जब आप लो फील करते थे, जैसे मैंने ये शुरू में भी कहा था कि खुद से खुद की लड़ाई थी, जब आप लो फील करते थे, और जिस तरह बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते और उनको एक गवर्नमेंट जॉब या RBI में जॉब उनकी फैमिली के लिए और उनकी पुश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन पे ये प्रेशर है, उनको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी खुद की तो जाएगी ही, इतनी अच्छी नहीं रहेगी, मेरा परिवार भी उसी स्टेज पे रह जाएगा। वो बढ़ना ही है आगे, कोशिश करनी ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इतने प्रेशर में जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत बार हताश में हो जाते हैं, बहुत बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बहुत बार टूट भी जाते हैं। मैं आपको बता रहा था, मैंने भी तैयारी करी तो मैं रोया हूँ। मतलब बहुत बार, मतलब शायद लोग एडमिट नहीं करें कि लड़काओं पर होता है, हम तो मैं रोया हूँ। आंसू आ जाते थे कि यार क्या, मतलब इतने सिचुएशन में क्या। गुरुद्वारे भी जाता था, मंदिर भी गया हूँ, हाथ भी जोड़े हैं कि मुझे इससे तो निकाल दो, आर पार कर दो, या तो सिलेक्शन करवा दो या बोल दो कि तेरा नहीं होगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो कैसे अपने आप को आप रखें इंसान, क्योंकि रोज तो नहीं आप हो सकता, डाउन तो होगा ही होगा। कैसे आप करेंगे? तो इसकी 2-3 चीज़ें हैं सर, और ये सबको सारी करनी पड़ेगी मुझे लगता है। एक तो जो स्ट्रेस आउट हो जाता है जब हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, तो एक आपकी ऐसी हॉबी होनी चाहिए, जैसे मेरी रनिंग थी, जहाँ पे हम अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सके। एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जहाँ पे हम स्ट्रेस रिलीज़ कर सके। सेकंड थिंग ये कि कुछ आपके काउंसलर्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिनके आप रिलाई कर सको कि उनको मैं रात को 12 बजे भी रोते हुए कॉल करूँगी तो वो लड़की मेरा फ़ोन उठाएगी और वो मुझे कंसोल करेगी कि तुझे सुबह उठ के फिर से पढ़ना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ मोटिवेशन, जो मेडिटेशन वगैरह जो होता है वो सब मैं करती थी। जैसे मम्मी बोलती है कि जब सन डाउन होता है उस टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मेरा ये था अब इस ब्रेक में क्या करें, तो उस टाइम पे मैं मेडिटेशन करती थी। तो मेडिटेशन करना, आई वुड से कि जब आप 1-2 बार करना शुरू करो, थोड़े थोड़े टाइम लिमिट लगा के, थोड़ा सा ही, पर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको अंदर से अपने आप को जानने को मिलता है कि मुझे क्या सच्ची में यही करना है, क्या मैं इसके लिए, जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस हो रही हूँ, क्या ये वही चीज़ है, क्या हम कर ही क्यों रहे हैं? हाँ, कर ही क्यों रहे हैं। हो सकता है कभी मतलब किसी से लड़ाई होने की वजह से स्ट्रेस हो रहा होता है और हमें लग रहा है कि एग्जाम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, मेरे से शायद पढ़ाई नहीं हो रही, अब मैं ब्रेक ले लेती हूँ एक दिन का। हाँ वही, तो ये भी करना है। और फोर्थ ये कि मॉक्स जो है, मेरा सबसे ज़्यादा डाउन टाइम जो आपने बोला कि कब आता था, आपने क्वेश्चन भी पूछा था, तब शायद मैं अच्छे से नहीं दे पाई। मेरा हर बार तभी आता था जब मेरे मॉक्स अच्छे नहीं होते थे। मेरा फेज़ 1 का मॉक अच्छा नहीं हुआ, आई वुड क्राई। मुझे पता होता था कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा जब ये भी नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा होता था कि क्वांट में मैंने अटैम्प्ट ही इतने नहीं किए कि मेरे 10 नंबर भी आ पाएंगे, तो मैं कैसे करूँगी। जब मेरा फेज़ 1 ही क्लियर नहीं होएगा तो मैं कैसे इंटरव्यू तक पहुँचूंगी, मैं कैसे आगे तक पहुँचूंगी। तो ये वाली चीज़ें मेरी जितने मैंने मॉक्स दिए हैं उसमें जितने ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा आएगी, तो उतनी ज़्यादा मेरे अंदर आती थी। और कोचिंग वाले भी वहाँ से भी काउंसलर्स होते थे, तो हमारे बीच में मैं जब ये MCQ वाले मॉक्स भी देती थी, उसके अंदर भी मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लगा था शुरू में ही, जब मैंने पढ़ाई करना शुरू ही किया है तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैंने 3 अटैम्प्ट दे चुकी हूँ। मैं
मैंने ये सेम कोर्स 3 बार पढ़ चुका है, इसमें सिर्फ तीन जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है और अभी भी मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं। तो मैं काउंसलर्स के सामने रो देती थी कि सर अब मैं क्या करूँ। तो वो सर भी यही बोलते थे अब मैं तो क्या करूँ इसके अंदर, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ के जब तुम अच्छे नंबर लेके आओगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि अब हमारा लेवल अप है या फिर क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई का कुछ नहीं पता, वो हर साल कुछ नया लेके आता है, उसके लिए तो रेडी रहना ही है। तो जितने मार्क्स दोगे, जो चीज़ हमें मतलब मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हमें डरा रही है उसका ही सामना करना पड़ेगा। मुझे मॉक्स से डर लगता था, मॉक्स से रोना आता था, तो मॉक्स ही सबसे ज़्यादा दो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, बहुत अच्छी बात बढ़िया। मेरा आपसे बिल्कुल अब लास्ट क्वेश्चन है कि एजुटैप की अगर आप कोई हेल्प करी है पूरी जर्नी में तो कैसे करी है और हमारे लिए कोई फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ यूजफुल थे आपकी तैयारी में, नंबर 1, और कुछ अगर हम इम्प्रूव कर सके तो प्लीज़ दिल खोल के बताइए। सर आप शुरू से ही मुझे लगता है कि मैंने एडुटैप से काफ़ी हेल्प ली है। मैं, आपको शायद याद होगा या नहीं, बहुत सारे बच्चे आपको परेशान करते होंगे, पर मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर वो नहीं आ रहे हैं, डेली अपडेट्स नहीं आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो मैं आपको मेल कर देती थी। ये सर पढ़ाते नहीं है मुझे पता था, और ये सिर्फ शायद सिर्फ डायरेक्टर है तो ये सिर्फ देखते होंगे चीज़ें और शायद इनको इतना नहीं पता होगा, फिर भी मैं सीधा यहीं पे करती थी। मैंने कहा कि जो कस्टमर केयर पे जाऊंगी उनको बोलूँगी, जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर का बोलेंगे कि कर देंगे 2 दिनों में, तो मैं सीधा सर को ही परेशान करती हूँ। तो मैं ये करती थी, मैं आपको परेशान करती थी, मेल लिखती थी कि सर ये नहीं आया, और आप सीधा नेक्स्ट मेरे पास मेल के वो ही आती थी पूरी चेन, आप सीधा नीचे उनको बोल देते थे कि अभी डालो, 2 दिनों में आ जाना चाहिए। ये इंग्लिश के मॉक्स नहीं आ रहे थे तो इंग्लिश के मॉक्स क्यों नहीं आ रहे, मैं सीधा वहीं पे कर देती थी। तो आई गेस वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली मुझे एडुटैप से। शुरू में मुझे आरबीआई के बारे में क्या है ये सब मैंने जाना एडुटैप की तरीके से। तो अगर समराइज़ करना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन लव विद आरबीआई, पर हाउ टू लव ये मैंने एडुटैप से सीखा है कि प्यार करते कैसे हैं किसी चीज़ से, कि उस ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि बस उसके सिवा आपको और कुछ दिखे ही ना। तो ये सब मुझे लगता है कि अंशित सर ने और आपकी पूरी टीम ने मुझे लगता है मुझे समझाया। और फेज़ 1 के अंदर मैं सर का नाम लेना चाहूँगी, वीडी सर, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। मैंने जब उनसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और नहीं समझ में आएगा। एक होता है ना, एक टीचर का आपको समझ में आ जाता है, इसके अंदर मैथ्स और उनके अंदर ये होता था। मुझे लगता था कि ये सर, इनको जो चीज़ें उनको नहीं पता चलती थी वो सीधा बता देते कि इसमें मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। कुछ चीज़ें ऐसे होती थी रीजनिंग में कि तुम्हें वो इंग्लिश में 3-4 सेंटेंसेस दे देंगे और हो सकता है उसमें कंफ्यूजिंग लगे, तो वो सर सीधा बोल देते थे कि ये हो सकता है कि तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे वहाँ पे, मुझे भी लगता है और मैं बहस नहीं करूँगा इसके ऊपर ज़्यादा। वो टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं करते थे, इसलिए भी मुझे ज़्यादा पसंद था कि वो ज़्यादा मतलब स्टूडेंट की क्वेरीज इतनी नहीं लेते थे, पढ़ाने में फोकस रखते थे कि पढ़ाऊँगा और चला जाऊँगा अपने टाइम से। तो मैंने शुरू से लेकर के एंड तक उनका सब कुछ जो है क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए मैंने उनको ही पूरा पढ़ा है शुरू से लेकर के एंड तक। तो उसके लिए आई वांट टू थैंक वीडी सर और एडुटैप की पूरी कोचिंग उसके लिए। तो मतलब आपने काफ़ी सारी चीज़ें आज माधुरी से जानी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करी या बुक्स की बात नहीं करी या मैंने सोर्सेज की बात नहीं करी, तो वो मैंने जान के नहीं करी, बिकॉज मतलब हमारा ये मानना है कि बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है। अगर मतलब मैं फेज़ 1 के बुक्स पूछूँ इनसे, फेज़ 2 की बुक्स पूछूँ, मैं इनसे वेबसाइट्स पूछूँ, न्यूज़पेपर्स पूछूँ, डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वो यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है, अब किसी का भी देख लो, आपको पता चल जाएगा, ले दे के वही कहानी है कि यही 4 चीज़ें हैं, वही 3 चीज़ें हैं। लेकिन जब हम जर्नी की बात करते हैं तो माधुरी ने मुझे 2 दिन पहले जब उनसे बात हो रही थी बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि सर किसी की भी स्ट्रैटेजी को ना कॉपी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको ट्वीक करना है। इनके लिए कोई चीज़ वर्क करी तो हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे, आपके लिए कोई चीज़ वर्क कर रही है, हो सकता है इनके लिए वर्क ना करती वो। लेकिन जो जर्नी है, जो चैलेंजेस हैं, जो खुद से खुद की लड़ाई है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो सबकी कॉमन है। वो चैलेंजेस सबके कॉमन है, वो डीमोटिवेशन सबकी कॉमन है, वो एंजाइटी सबकी कॉमन है, वो प्रेशर सबका कॉमन है, वो लड़ाई सबकी कॉमन है, वो ड्रीम सबकी कॉमन है। तो वो कॉमन जो चीज़ें हमने उसके ऊपर आज कोशिश करी है बात करने की, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके और आप इस जर्नी में मजबूत होकर आगे बढ़ सके। तो आई होप कि इस सेशन में आपको जितना हमें मज़ा आया आपको भी उतना ही मज़ा आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। Thank you so much, Madhuri, for coming and taking time out today.
Thank you, sir. Wish you a very bright future in RBI. Thank Thank you, you sir. so much and thank you people. Bye bye.